एडमिट हो जाओ। और जब आप एडमिट हो जाते हो तो एडमिशन से लेके घर पहुंचने तक जो भी हॉस्पिटल का खर्चा है, भले चाहे आपकी वहां पर कोई ऑपरेशन की जरूरत पड़े या किसी फॉर्म ऑफ मतलब आपको बेड लेना पड़ता है, बेड लेने हो, मेडिसिन लेनी हो, वो सारा कुछ खर्चा उसमें पेबल होता है। दो चीजें ध्यान में रखनी जरूरी है। पहली चीज, डॉक्टर बोले कि तुम्हारे पास मेडिक्लेम है, आप बोलोगे हाँ जी है, बोले आप एडमिट हो जाओ फिर मैं देख लूंगा, ये गलती मत करना, इंश्योरेंस कंपनी पैसे नहीं देगी। बड़ा स्पष्ट है, इंश्योरेंस कंपनी पैसे नहीं देगी। और आप लोग की पॉलिसी में एक चीज और बता दूं, और ये आप लोग के लिए रामबाण है, हर चीज पहले दिन से जब हम बात कर रहे हैं ऑलरेडी आप लोग का एक क्लेम आया हुआ है। सर आपको पता है, देखा एडमिटेड है, ऑलरेडी एक क्लेम चल रहा है, उसका कुछ 27,000 रुपए इनिशियल अप्रूवल भी आ चुका है। और रेखा ने भी मेरे को यही फोन करके बताया था, कुछ दिन में मेरे को फोन करके बताया कि सर रेखा की तबीयत खराब है, निशा की तबीयत खराब है, उसको सिर में दर्द हुआ है, परेशानी हो रही है, हॉस्पिटल में एडमिट है। मैंने कहा पहले डॉक्टर को दिखाया हुआ है, तो उसने बोला सर आप निशा से बात कर लो। तो मेरी टीम इमीडिएटली एक्टिव हो गई। मेरे पास भी 3-4 लोग काम करते हैं, उसमें से भावना है जो काम करती है, सुबह 9 बजे से लेके रात को 9 बजे तक आपके फोन, अगर आप फोन करोगे मैं नंबर भी शेयर कर दूंगा, इसको आप बात कर सकते हो हॉस्पिटलाइजेशन से जरूर, तो आपकी पूरी हेल्प भी होगी। जब पता चला हॉस्पिटलाइज है ऑलरेडी, हमने पूछा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने एक पर्चा उनको लिख के दे दिया था। जब इन्होंने बेसिक डिटेल्स अपनी भेजी इंश्योरेंस कंपनी को कि हम एडमिट हो गए हैं, हमको क्लेम अप्रूवल चाहिए, तो इंश्योरेंस कंपनी ने ये बोला कि भाई आप ये बताओ कि आपको क्या था। तो डॉक्टर ने सारी चीजें लिख के दी, उसमें लिख के दिया कि फीवर जो था 98.2, 98.2 तो नॉर्मल होता है, फीवर तो नहीं होता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई आप लिख के बताओ कि क्या चीज है, क्या क्या चीजें। इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से वापस पर्चा आया। हमने निशा के साथ कोऑर्डिनेट किया, पूरा कुछ बताया, डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने जो सही था वो लिख के भेजा और इनिशियल क्लेम अप्रूवल आ गया। इनिशियल क्लेम अप्रूवल का मतलब होता है कि इंश्योरेंस कंपनी ने ये मान लिया कि आपका क्लेम चल रहा है और हमने आपके लिए अप्रूवल दे दिया है, आप ट्रीटमेंट कराओ। अब इस ट्रीटमेंट में कहीं पर ये निकल के आता है कि जी हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं थी, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम मना कर सकती है लास्ट में भी, क्योंकि ये इनिशियल अप्रूवल था। फाइनल अप्रूवल क्या होता है? फाइनल अप्रूवल ये होता है कि आप आपने ट्रीटमेंट ले लिया, आप ठीक हो, आप घर जाने के लिए। जब आप घर जाने के लिए ठीक हो तो आप क्या करोगे? आप उससे बोलोगे कि ठीक है पर्ची काट दो, मेरा घर जाने का टाइम आ गया, मैं जा रहा हूँ। तो बोलेगा कि ठीक है जो आपका खर्चा हुआ है आप वो जमा करवाओ। तो बोलो आप अप्रूवल के लिए भेजोगे। तो जब अप्रूवल के लिए इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएगा तो इंश्योरेंस कंपनी जो आपका 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, जितने दिन भी हो, ट्रीटमेंट आपका जो हुआ है वो लेके देखेगी। उसमें अगर उसको ये लगा कि हाँ ये सही हुआ है, ट्रीटमेंट जेन्युइन हुआ है, हॉस्पिटल ने टाका नहीं मारा है, हॉस्पिटल ने काटा नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी खट्टे से आपको 2 घंटे से कम के अंदर अप्रूवल देगी, आप अपना घर जाओ, आपका ट्रीटमेंट हो गया। और काम अकेले यहां तक नहीं रुका, घर जाने के बाद भी 60 दिन तक जो भी आप हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड आप दवाइयां लेते हो, आप डॉक्टर के पास फिर से जाते हो, अपने टेस्ट कराते हो, किसी तरीके की कोई आपके मेडिकल टेस्ट होते हैं, डॉक्टर को दिखाते हो, वो भी खर्चा पे बने। क्या मैं आपको बता पाया हूं कि क्या होता है? क्या आपको समझ में आया? सबसे बड़ी बात आपको क्या समझ में आया बताओ पहले। जब ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं उसके बाद वो एक स्लिप बना के देते हैं दवाई के लिए, नॉर्मल दवाई देते हैं वो पहले स्टार्टिंग। ठीक है। जाना है, एडमिट होने के बाद वहाँ एक फॉर्म मतलब फिलअप करना है, इंश्योरेंस जो भी हमारा कंपनी से दिया हुआ है वो फॉर्म फिलअप करने के बाद बताना है, उसके लिए अप्रूवल लेना है। अप्रूवल लेने के बाद जो भी ट्रीटमेंट चलेगा वो कंपनी। समझ में आई है? मैंने कुछ आवड़े बड़ा ऐसे तो नहीं बोला, सबको समझ में आया है ना?
पक्का यही समझ में आया जो भाई साहब ने समझाया? क्या नाम है आपका? गजेंद्र सिंह। एक बार जोर की ताली गजेंद्र के लिए प्लीज। थैंक यू। एग्जैक्टली यही चीज हमने करनी है। और इसमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है कि कल को अगर हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी तो आपके पास से, आपकी जेब से पैसा नहीं जाएगा। आप कुछ पूछ रहे हैं? आप कह रहे थे कि ये सारा जो ना क्लेम है वो इसमें कोई वो गलत तो नहीं है, कम हॉस्पिटल टाका तो नहीं मारा, तो हमको ये बात कैसे पता पड़ेगी कि इसमें हॉस्पिटल ने टाका मारा या कुछ एडवांस में मनी एक्स्ट्रा करी है? बहुत ही बढ़िया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपको कैसे पता चलेगा कि हॉस्पिटल ने टाका मारा कि नहीं। उसका एक सिंपल सा तरीका है। जब आप वो आपसे हॉस्पिटल वाले पूछते हैं, डॉक्टर पूछता है क्या आपके पास कार्ड है? बोला हाँ जी कार्ड है, तो बोलेगा एडमिट हो जाओ। तो आपको उसी नहीं पूछना है डॉक्टर साहब हुआ क्या है, ये तो बताओ क्या हुआ है। तो बोलेगा जी हम देख लेंगे जी, आप आ जाओ। आप देख लोगे, आप कल को मेरे को काट काट करके भेज दो तो क्या वो देखना होगा? आप तो मेरे को लूट लोगे, आप तो मेरे को सिंपली लूट लोगे। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं जमा करा सकता। इंश्योरेंस कंपनी से ऐसे अप्रूवल नहीं आता है। पहले आप बताओ मेरे को क्या हुआ है, जो टेस्ट कराने कराओ। अब कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जब आप बिल्कुल इमरजेंसी में जाते हो, 3-4 दिन आपने ऐसी ट्रीटमेंट ले लिया। कई बार होता है ना कि हमने जी काढ़ा पी लिया घर पे, चल गया जी। वैसे मैं भी ये भी अभी बता सकता हूँ कि अभी मेरी भी गाड़ी में काढ़ा रखा हुआ है, क्योंकि मैं बिना काढ़े के घर से आज भी नहीं निकलता। क्योंकि जो काढ़े में दम है आज भी किसी चीज में दम नहीं है, दवाइयों में कोई दम नहीं है। बट हाँ, काढ़ा लेता आदमी वैसे ही ठीक हो जाता है। और हम तो सब यहीं आसपास के ही हैं यार। मैंने जब अपना इंश्योरेंस का काम चालू किया था 2012 में, तो बिसरत में कमल भाई हैं। आप पता नहीं आप में से कितने लोग जानते होंगे, बट कमल भाई की पहली पॉलिसी मैंने की थी। और उस दिन से लेके आज तक मेरा बिसरत आना जाना लगा हुआ है। तो कल जब नीरज जी ने मेरे को भेजा ना कि बिसरत आना है आपने, मैंने कहा तो मैं अपने घर जा रहा हूँ, क्योंकि कमल भाई के यहाँ मेरा जो आना जाना है वो बिल्कुल बड़े भाई जैसे है मेरा ये मानना है। और इसीलिए मानना है क्योंकि आज तक कमल भाई के जितने क्लेम आए हैं, सर आप पूछ सकते हो कमल भाई से, जितने क्लेम आए हैं आज तक कभी कोई रुका नहीं है। क्योंकि ना मैंने इंश्योरेंस कंपनी के साथ गलत होने दिया, ना हॉस्पिटल को गलत करने दिया। और जहां हॉस्पिटल ने इस तरीके से गलत करने की कोशिश की है, हॉस्पिटल के अगेंस्ट में केस भी करवाया। और इस तरफ मैं बता दूं, कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं जो उसमें महारत हासिल है जिनको कि आ जाओ जी, कार्ड देख लिया और काट दो। नहीं करना, ये आपके अपने हित में है कि आप पहले उससे पूछो भाई हुआ क्या, ये तो बताओ। आपका जानने का हक बनता है। तो जो आपने सवाल किया ना, वो बहुत वाजिब और बहुत अच्छा सवाल है। और ये अगर आप सोच रहे हो तो मैं आपको 100% बता सकता हूँ, 100 या 200% बता सकता हूँ कि कोई भी आपको हॉस्पिटल चूना नहीं लगा सकता। आपने सिर्फ इतना सतर्क रहना है कि कोई भी हॉस्पिटल वाले आपसे पूछते हैं कि कार्ड है, हाँ जी कार्ड तो है, बट अभी क्या जरूरत है हॉस्पिटलाइजेशन की? आपने डिटेक्ट कर लिया है कि आपने ये पूछना है, आपने डिटेक्ट कर लिया मेरे को क्या परेशानी है, मेरे को सिर दर्द है, और आप 4 दिन मेरे को हॉस्पिटल में बैठा दो और इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगाओ, पानी पे पानी चढ़ाओ और उसके बाद बोल दो जी ठीक हो गया। बताओ तो क्या हुआ है? ये आपके अपने हित में है। बार बार बोल रहा हूं, ये चीज जरूरी है। क्या मेरी बात आप लोग को बिल्कुल स्पष्ट क्लियर समझ में आ गई है? नहीं आई है? आप बिल्कुल निश्चिंत होकर मेरे से पूछ सकते हो। मैं आपके सामने खड़ा हूं जवाब देने के लिए, और जवाबदेही मेरी है। बिल्कुल निश्चिंत होकर आप पूछ सकते हो। हाँ जी महाराज, बताइए। एक ये होता है कि अगर इनमें से कोई इतना बीमार है कि वो हॉस्पिटल वालों से बात करने की शक्ल में नहीं है, अब घर वालों के हाथ में गेम है, तो घर वालों को इन्होंने क्या क्या ध्यान में रखवाना है ये भी बता दीजिए। घर वालों को आपने सिर्फ यही चीज बोल के रखनी है कि मेरे पास एक कार्ड है हॉस्पिटल का, हॉस्पिटलाइजेशन कार्ड है, जरूरत पड़ेगी तो मेरे को हॉस्पिटल लेके चलिए, और हॉस्पिटल में इमरजेंसी में दिखवाइए। इमरजेंसी में जब हम लेके जाते हैं तो डॉक्टर पर्चा बनाता है, पूरा देखता है क्या है क्या नहीं है। और ये चीज जो मैंने आपको बताई है, ये इमरजेंसी में जाता, अब जिसकी हालत इतनी ज्यादा खराब है कि वो कुछ बोल ही नहीं सकता है, तो उस टाइम ये डॉक्टर का पर्चा बनवाना, वो सीधा इमरजेंसी में लेके जाते हैं, वहां ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है और वहां वो चीजें देखते हैं। तो वहां पर भी ये होने की चीजें चांसेस होते हैं,
बट जब इमरजेंसी में जब आप जाते हो ना, जब इस हालत में जाते हो तो शायद चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, बट स्टिल चांसेस रहते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी आपसे पूछ ले। और यही चीज ये जो भी बिटिया एडमिट हुई है हॉस्पिटल में, उसके साथ भी यही हुआ है, उसके साथ भी यही हुआ है, जस्टिफाई करना पड़ा है, क्लेम अप्रूवल हो गया। बताइए क्या मेरी बात, फिर मैं बार बार पूछ रहा हूं, क्या मेरी बात आप लोग को क्लियर स्पष्ट समझ में आई है? आइए आप लोग को बात में नहीं समझ में? जी पूछिए। नहीं आ रहा है। बार और गए, फिर हमने दवाई ली, एडमिट नहीं हुए, तो क्या क्लेम नहीं मिले? क्योंकि इस पॉलिसी में मिनी फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है। 24 घंटे से कम हॉस्पिटलाइजेशन में किसी पॉलिसी में भी आपको क्लेम नहीं मिलता है। क्लेम तब मिलता है जब आपका कोई प्रोसीजर 2 घंटे या 2 घंटे से ज्यादा का होता है और इंश्योरेंस कंपनी उसको एज अ डे केयर प्रोसीजर रिकॉग्नाइज करती है। मैं उस पर अभी आपको यही रोक लूंगा कि डे केयर क्या होता है। जब जरूरत पड़े इस तरीके से, मेरा नंबर आप कुलदीप से ले सकते हैं। बाय द वे कुलदीप आ गया, मैं अभी कुलदीप को याद ही कर रहा था सबके सामने। कुलदीप, मैं सबको यही बता रहा था कि समझने में सबसे पहले आपने जितने एफर्ट्स डाले और उसके बाद रवि जी, सौरभ जी और गौरव भाई को बताया और नीरव जी को बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो सारी जिसको बोलते हैं ना रिसर्च, पहले कुलदीप ने ठोक पीट के बजा के कर ली थी, सब कुछ समझ लिया था कि किस तरीके से करना, और उसके बाद फिर सब लोगों से मेरे को मिलवाया। अगेन आप लोग ने इतना सोचा, बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच भाई साहब। अब मैं आता हूं दूसरी पॉलिसी पे। दूसरी आपकी पॉलिसी है एक्सीडेंटल पॉलिसी, और अभी इसके बारे में आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो। ग्रुप एक्सीडेंटल पॉलिसी। ग्रुप एक्सीडेंटल पॉलिसी का मतलब ये होता है कि आप कहीं निकले हुए हो अपने काम से या ऑफिस के काम से, और कहीं कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी भिड़ जाती है। सबसे पहली चीज इसमें क्या होता है, चोट लगती है। चोट लगती है, हाथ टूट जाता है, पांव टूट जाता है, एक उंगली से लेके, एक हाथ की उंगली, छोटी वाली उंगली से लेके पांव की छोटी वाली उंगली तक कोई फ्रैक्चर होता है, तो उसमें भी कंपनसेशन मिलता है। ऊपर वाला ऐसे समय ना दिखाए जहां किसी की बिल्कुल ही हाथ चला जाए या पांव चला जाए, उसमें भी कंपनसेशन मिलता है। या तीसरा सबसे बड़ी चीज होती है कि आदमी ही खत्म हो जाए, उस कंडीशन में भी अगर एक्सीडेंट के कारण इस तरीके का क्लेम आता है तो फैमिली को आपकी 3 साल की सैलरी के बराबर कंपनसेशन पे होएगा। ये छोटी चीज नहीं है आज की डेट में। बड़ी बड़ी कंपनीज आज की डेट में 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख का बीमा देती हैं। बट अगेन मैं फिर बोलूंगा, गौरव भाई, रवि भाई, सौरभ भाई की सोच, और उसको सीमेंट किया है नीरव जी ने अगेन, कि हमको जो है इंश्योरेंस इतना कराना है कि कल को अगर इस तरीके की कोई आपत्ति आ जाए फैमिली के ऊपर, तो एटलीस्ट 4 से 5 साल फैमिली आराम से इतना पैसा हो जाए कि जो एटलीस्ट घर आ रहा था वो ना रुके। और ये एक्सीडेंटल पॉलिसी में आपकी फैमिली को मिलेगा अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो। बट इसमें सिर्फ 2 चीजें ध्यान में रखनी है। एक, कभी भी आप निकलो और अगर आपने किसी भी तरीके की शराब या किसी भी तरीके का कोई नशा, किसी भी तरीके का नशा कोई किया हुआ है, सिगरेट आज की डेट में जिसको बोलते हैं, सिगरेट सब पीते हैं तो वो चीज अवॉइड हो जाती है। बट अगर किसी ने गांजा, चरस, अफीम या किसी भी तरीके का और कोई भी शराब वगैरह का नशा किया हुआ हो और उसका एक्सीडेंट होता है, गुटखा, तंबाकू वगैरह, सर गुटखा तंबाकू स्टिल जो रहता है वो इंश्योरेंस कंपनी केस टू केस बेसिस पे देखती है। ओके। बट अगर इस तरीके का कोई नशा किया हो जिससे आदमी सो जाए, गाड़ी चलाते चलाते झपकी मार दे और एक्सीडेंट हो जाए, तो क्लेम नहीं मिलेगा। ये चीज आप लोग को सबको बिल्कुल बड़ी क्लियर होनी चाहिए। और इस केस में मेडिक्लेम मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस या वो भी नहीं? सर हेल्थ इंश्योरेंस के केस में इंश्योरेंस कंपनी उसको इन्वेस्टिगेट करेगी और उसके बाद अपना डिसीजन देगी, उससे पहले डिसीजन नहीं देगी सर। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप तंबाकू, गुटखा लोग खाते हैं, आज इंश्योरेंस कंपनी उसको रिकॉग्नाइज भी करती है कि ठीक है बंदा खा रहा है, बट उसके कारण बेहोश हो जाए, उसके कारण गिर जाए गाड़ी चलाते हुए, इंश्योरेंस कंपनी सवाल खड़े कर देती है। बट सवाल खड़े करने भी उसके उपाय हैं, कई तरीके से बताना होता है। पर किसी ने बिल्कुल ही शराब पी के गाड़ी चला रहा है और एक्सीडेंट हो जाए, आपको क्लेम नहीं मिलेगा। प्लीज बी अवेयर, बिल्कुल नहीं मिलेगा।
अगर ट्रैफिक के रूल्स तोड़ रहे हैं, रॉन्ग साइड जा रहे हैं, सिग्नल तो तोड़ भी रहे हैं, क्लेम नहीं मिलेगा सर, हम उल्टी तरफ चले जाते हैं। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है वो सिर्फ आपका है, जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो भी सिर्फ आपका ही है। हमने इस साल पहली बार ये स्टार्ट किया था, तो मेरा ही सजेशन था गौरव भाई, सौरभ भाई और रवि भाई को कि इस साल पहले आप देखो कि किस तरीके से आपकी पॉलिसी चल रही है, लोगों को क्या सहूलियत मिल रही है। 1 साल 2 साल चल जाए, उसके बाद हम इसमें, जब हमारे पास लोग 3-3, 4-4, 5-5, रवि भाई 5-5 साल से भी लोग हमारे पास काम कर रहे हैं, 7-7 साल से भी काम कर रहे हैं, उनको जो हमारे साथ आगे लंबे समय तक चलते हैं, तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि फैमिली का भी देख रेख करना। उसमें हम जो 5 साल या 5 साल के ऊपर जाते हैं फिर हम सोच सकते हैं, बट अभी एज ऑफ नाउ पहले 2 साल जो है सिर्फ हम इंडिविजुअल रख रहे हैं। आगे समय आने पे आपको वो चीज भी बताएंगे जरूर। सर एक्सीडेंट में क्या क्या गिना जाएगा और क्या क्या नहीं गिना जाएगा? आप बैठे हुए कुर्सी पे गिर जाए, हाथ टूट जाए, ये भी एक्सीडेंट है। आप रोड पे निकले हुए हो, बाइक का एक्सीडेंट हो जाए, चोट लग जाए, चोट क्या, हाथ टूट जाए या पांव टूट जाए या कुछ इस तरीके का मेजर होए, इसको बेसिकली आप बोलते हैं 3 तरीके की डिसेबिलिटीज होती हैं। एक होती है पार्शियल डिसेबिलिटी। पार्शियल डिसेबिलिटी वो होती है जहां पर आपका हाथ टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए, प्लास्टर चढ़ जाए, ये सारी चीजें। दूसरी होती है परमानेंट डिसेबिलिटी। परमानेंट डिसेबिलिटी में क्या होता है, किसी भी बंदे का हाथ कट जाए, किसी का पांव कट जाए या किस तरीके की। और तीसरा होता है इसके साथ कि इनके कारण आदमी को जब बेड पे पड़ जाता है, मैं अपना ही केस बताता हूं और अभी बता सकता हूं, मेरा ड्राइवर गाड़ी में बैठा हुआ है, आज से 10 जून की बात है। 10 जून को घर पे सीढ़ी उतर के नीचे उतर रहा था अपने घर पे, और सामने नीचे कुत्ते लड़ रहे थे। एकदम से लड़ते लड़ते एक कुत्ता आके खींच के मारता है पांव पे, और ये बंदा नीचे गिर जाता है। और इसका इतना मेजर ऑपरेशन होता है, 3 बार एडमिट होता है, तीसरी बार में जाके इसका ऑपरेशन होता है। और आज मैं इसको बोला चल, तू बहुत दिनों से निकला नहीं हुआ है, मैं घर गया, इसको लेके आया, मैंने कहा चल मेरे साथ। आज ये बंदा बैठने लायक स्थिति में है। जो इसका ऑपरेशन हुआ उसका इसको क्यों हुआ, कुत्ते ने मारा, गिर गया। होता है, आप बाइक पे खड़े हुए हो, कुत्ते लड़ते हैं या सांड लड़ते हैं, आके मार दें, गिर गए, चोट लगी। अगर उसमें इस तरीके की कोई चोट जहां बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है, जहां पर आपका बिल्कुल ही हाथ टूट जाए या पांव टूट जाए या इस तरीके की सिचुएशन, तो ये कवर होता है। ये होता है ग्रुप एक्सीडेंटल पॉलिसी में। और उसमें भी आपको जितने दिन आप ऑफिस नहीं जाते हो, आपकी सैलरी के हिसाब से आपको कुछ कंपनसेशन भी, क्योंकि आपको छुट्टी मिलेगी 10 दिन की, 12 दिन की, 15 दिन की, उसके बाद तो सैलरी डिडक्ट होती है ना, तो जहां वो सैलरी डिडक्ट होने चालू होती है ना, उसमें भी आपको वीकली कंपनसेशन मिलता है। और शायद आज इसीलिए वो लड़का मेरे साथ ही बैठा हुआ है, क्योंकि उसको वीकली कंपनसेशन स्टार्ट हो चुका है। वो तब तक स्टार्ट होएगा जब तक मिलेगा 104 हफ्ते तक। अगर 104 हफ्ते के बाद भी वो चल नहीं पाया तो बंद हो जाएगा, बट अदरवाइज 104 हफ्ते तक अभी वीकली कंपनसेशन इसमें मिलता है। जी, क्या मैं क्लियरली एक्सप्लेन कर पाया हूँ? क्या मैं आप लोगों को बता पाया हूँ ये चीज कि हमको क्या मिल सकता है एक्सीडेंटल पॉलिसी में? सर एक सवाल है। बिल्कुल सर। किसी का बाइक से एक्सीडेंट हो गया और मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, गाड़ी से हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टिगेट करती है? 2 चीजें आती है यहाँ। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है मतलब मैंने लाइसेंस ले ही नहीं रखा है। अगर मेरा लाइसेंस नहीं ले रखा है तो मैं लॉ के अगेंस्ट में जा रहा हूँ। कुछ भी लॉ के अगेंस्ट में हुई चीज तो वो पेबल नहीं होता। ठीक है। अब दूसरा ये, मेरा कोई एम्प्लॉय अगर ये आके बोले सर हमसे कि मेरा इंश्योरेंस कवर होना चाहिए, वो कहेगा सर तेरे पास तो ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है। सर आपके पास उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, आपसे 5 जोड़ लेना और मेरा नंबर दे देना, मैं समझा दूंगा कि उसको आप दे भी दोगे इंश्योरेंस, बट कल को क्लेम आएगा तो इंश्योरेंस कंपनी मना कर देगी। बिल्कुल। फिर क्या होएगा? लाइसेंस होना जरूरी है, रोड के सारे नियम फॉलो करना जरूरी है, आप गलत तरफ नहीं ड्राइव करोगे, हेलमेट पहनना जरूरी है, ट्रिपल ड्राइविंग नहीं करोगे, ये बेसिक चीजें हैं।
अगर आदमी ट्रिपल ड्राइविंग करते हुए पकड़ा गया और उस टाइम एक्सीडेंट हो जाता है और ये पता चलता है कि 3 लोग गाड़ी पे बैठे हुए थे, तो भी क्लेम नहीं मिलेगा। सर, बाइक के इंश्योरेंस की बात ही दूसरी है। बाइक के इंश्योरेंस में जब आप जाओगे तो वहां पर भी ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी और वो जाएगा मोटर ट्रिब्यूनल में, और मोटर ट्रिब्यूनल में सबसे पहले आ जाता है वॉयलेशन ऑफ लोकल अथॉरिटी क्लॉज। नहीं तो बेसिकली एक सिंपल समझ लो, गलती माफ होगी, गुनाह माफ नहीं होगा। बस ये नियम याद रखना, गलती है कि गुनाह है। गाड़ी चला रहे थे, ध्यान नहीं रहा, कोई आके ठोक दी, गलती हो गई, लेकिन गाड़ी चलाने का हक ही नहीं था और चला रहे तो गुनाह हो गया। किसी भी तरीके, आपने मुझसे सवाल पूछा, ये यही था कि अगर मेरे पास गाड़ी का इंश्योरेंस हो उसमें भी नहीं मिलेगा, ठीक ना? देखो, इंश्योरेंस कंपनी, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी एक चीज जरूर देखती है कि किसी भी तरीके का कोई भी लॉ वायलेट नहीं हुआ है। गुड क्वेश्चन। कि बाइक का इंश्योरेंस आपका एक्सपायर हो जाता है और आप वो गाड़ी लेके निकल रहे हो, तो ये भी वायलेशन है, क्योंकि मोटर ट्रिब्यूनल, जो मोटर एक्ट है, वो ये बोलता है कि बिना इंश्योरेंस किए गाड़ी रोड पे नहीं आ सकती है। तो अगर आप बिना इंश्योरेंस की गाड़ी लेके आ रहे हो तो वो वहीं पर वायलेट हो गया है और आपका क्लेम आ जाता है तो भी नहीं मिलेगा। मेरे क्या बेनिफिट है? वेरी गुड। अब सबसे पहली चीज, एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है? एक्सीडेंट होता है तो आदमी गिरता है, या एक्सीडेंट होता है और चोट लगती है। तो चोट लगती है तो चोट में क्या होता है? चोट में क्या होता है? हाथ भी टूट सकता है, नॉर्मल कुछ भी हो सकता है। अगर नॉर्मल कुछ हुआ तो इसमें नहीं मिलता, क्योंकि आप जाते हो, दवाई लेते हो, 2 दिन, फिर फुर्सत हो जाते हो। बट अगर हाथ टूट गया या पाँव टूट गया, ये बेसिक एग्जाम्पल है, हाथ टूटने, पाँव टूटने पे 2% से लेके 60% तक, अगर आपकी सैलरी, मैं ये मान के चलता हूँ 15,000 रुपए, 15,000 इंटू 12, ये हो गया कितना? 1,80,000 रुपए। 1,80,000 का 3 गुना कितना हो गया? ये हो गया आपका 5,40,000। 5,40,000 रुपए का 2% कितना हुआ? 2%, 12,000 रुपए का कंपनसेशन मिलता है। और साथ में जिस दिन तक आप अपनी कंपनी वापस नहीं ज्वाइन कर लेते हो, और जो आपकी सैलरी डिडक्शन होती है वो भी इसमें से पे होती है, ये मिलता है। जरूरी नहीं है, बट अगर फ्रैक्चर नहीं होता है, वो डिसेबिलिटी में क्वालिफाई नहीं करता है, और डिसेबिलिटी में नहीं आता है तो फिर आपको पे नहीं होता। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। जो ये केस मैंने बताया ना अपने ड्राइवर का, इस केस में भी यही हुआ था। यहाँ का लिगामेंट ये टूट गया था। जितने दिन तक बेड पे है, इसको टीटीडी बेनिफिट कहलाता है, टेम्पररी। हाँ, बिल्कुल सूझ गई। जहां पर ये सिचुएशन होती है वहां पर भी टीटीडी बेनिफिट एप्लीकेबल होता है। हेड इंजरीज जहां होती हैं लोगों को, हेड इंजरीज में 2-2 साल बंदा बिस्तर पे पड़ा रह जाता है, कोमा में चला जाता है, उसका भी कंपनसेशन पेबल होता है। जी हाँ जी, हाँ हाँ। इंश्योरेंस बोलती है कि दवा का पैसा, दारू का पैसा नहीं। आपके सवाल पे आता हूं कि ऐसी सिचुएशन आ गई जहां पर बेड रिडन हो गए। ये बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन है जो भी भाई साहब ने पूछा था मेरे से, कि बेड रिड हो गए, कि मतलब कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जहां कुछ नहीं कर पा रहे उसका कोई ना कोई रीजन हो। इंश्योरेंस कंपनी वो चीज देखती है, उसको एनालाइज करती है कि क्या रीजन है। अब चोट लगी है, चोट लगने के कारण मैं चल नहीं पा रहा हूँ, या मेरे को कुछ हेड इंजरी हुई है जिसके कारण मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मैं बेड रिडन हूँ, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में टीटीडी बेनिफिट बनता है। बट एक्सीडेंट के केस में बहुत सी दूसरी चीजें हैं जो देखी जाती हैं कि क्यों हुआ। अब एक चीज बताओ मेरे को, आप चल रहे हो, सामने वाले ने लाके गाड़ी मारी, हेड इंजरी हुई, ये 2 जगह जाएगा क्लेम। पहला तो आपके पास आपकी जो पॉलिसी है मेडिक्लेम में, वहां पर जाएगा, और उसके बाद आप बेड पे पड़ गए हो, उसका जाएगा। एक तीसरी जगह भी क्लेम जाता है जो आप लोग की सबकी बाइक की पॉलिसी में आता है, वो कहलाता है थर्ड पार्टी लायबिलिटी। थर्ड पार्टी लायबिलिटी में आपकी फैमिली क्लेम कर सकती है कि मेरा जो है
घर का कोई सज्जन या घर की कोई लेडी इस तरीके से एक्सीडेंट हो गया है और मैं बेड पे पड़ते हैं और मेरे को इससे क्लेम दिया जाए, इससे उस बंदे से जिसने ये मारा है, तो उसकी पॉलिसी में से वो क्लेम पे होता है, क्लेम पेबल होता है, बट कंडीशंस लगती है, चीज़ों को देखा जाता है और फिर क्लेम पे होता है। क्या मैं आपके सवाल का जवाब दे पाया हूँ? नहीं दे पाया हूँ तो पूछिए फिर। सभी हो जाएंगे या फिर कंपलसरी कुछ हॉस्पिटल? वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू सो मच, आपने पूछा ये, आपने मेरा आज आधा काम पूरा कर दिया। आपके पास, कुलदीप के पास एक लिंक सवाल ये है कि हम किसी भी हॉस्पिटल में जा सकते हैं। अगर सिंपल लाइन में बोलूं, हम सारे हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, हम सिर्फ नेटवर्क हॉस्पिटल में जा सकते हैं। बट क्या नेटवर्क हॉस्पिटल सारे हॉस्पिटल्स को कवर करता है? नेटवर्क जो है बहुत ज़्यादा है। कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जो नहीं भी कवर होते, जहां पर 30 बेड से कम हॉस्पिटल में कोई भी क्लेम आपको नहीं पे होता है। जहां 30 बेड से ज़्यादा है वहाँ क्लेम पे होता है। और मोस्टली आजू बाजू के सारे हॉस्पिटल्स, जैसे अभी ये जो मीडिया है, ये कौन सा सर यथार्थ में एडमिटेड है? कैलाश भी कवर्ड है, यथार्थ भी कवर्ड है। और ये हॉस्पिटल की लिस्ट बदलती रहती है, कभी हॉस्पिटल नेटवर्क पे होता है, कभी हॉस्पिटल नेटवर्क पे नहीं होता है। जब नहीं होता है और उस टाइम क्लेम आता है तो वहाँ कैशलेस नहीं मिलता है, इंश्योरेंस कंपनी को आपको बताना पड़ता है, क्लेम इंटीमेट करना पड़ता है और रीइंबर्समेंट में मिल जाता है। और इससे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अब आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और वो हॉस्पिटल नेटवर्क में नहीं है, इमीडिएटली कुलदीप को पता होना चाहिए और मेरे को पता होना चाहिए। उस केस में हम आपका क्लेम इंटीमेट करवाते हैं इंश्योरेंस कंपनी को। 24 घंटे हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर अगर बंदा सेंस में है, सेंस में है मतलब अगर उसको सोच पा रहा है, देख पा रहा है, समझ पा रहा है, बात कर पा रहा है, अगर इस सिचुएशन में है तो 24 घंटे के अंदर हमको इंश्योरेंस कंपनी को बताना होता है कि हमारे पास एक हमारा एम्प्लॉय इस तरीके से एडमिट हुआ है और एक्सीडेंट हुआ है या जो भी रीजन रहा है और वो नेटवर्क लिस्ट पे नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी ये वेरीफाई कर लेती है कि ये नेटवर्क लिस्ट पे नहीं है और हमारे पास नेगेटिव लिस्ट पे भी नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम पे करती है। बट अगर नेटवर्क लिस्ट में नहीं है और नेगेटिव लिस्ट में है तो क्लेम पे नहीं होता है, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे नहीं करेगी। हमें एडमिट होते वक्त कैसे पता चलेगा कि हॉस्पिटल ब्लैक लिस्टेड है या नहीं? बिल्कुल सही सर, सबसे पहले हॉस्पिटल वालों से ही आपको चीज़ पता चल जाएगी कि ये नेटवर्क लिस्ट पे है कि नहीं है। आपकी कंपनी का आपको ध्यान नाम रखना है कि आपकी पॉलिसी हुई है ICICI लोम्बार्ड से। जब भी किसी हॉस्पिटल में जाओ, जैसे ही आप जाते हो तो सामने रिसेप्शन के ऊपर लिखा रहता है लिस्ट ऑफ TPS कवर्ड, उसमें ICICI लोम्बार्ड का अगर नाम दिख रहा है आप पूछ सकते हो कि मेरे पास ICICI लोम्बार्ड का कार्ड है, आपके यहाँ चलेगा कि नहीं, कैशलेस पे चलेगा कि नहीं। ये सवाल बड़ा स्पष्ट होना चाहिए, कैशलेस पे चलेगा कि नहीं। अगर आप उस हालत में नहीं है फिर कैसे पता चलेगा? आप जो रहेगा मेरे को 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद या कुलदीप इमीडिएटली, कुलदीप को तो पता चल जाएगा कि आप नहीं आ रहे हो। उस केस में क्या रहेगा, आपको फैमिली को किसी ना किसी तरीके से मेरे से या ऑफिस में कनेक्ट करना पड़ेगा और जैसे ही ऑफिस में कांटेक्ट होएगा उस केस में हम इमीडिएटली बता देंगे। अगर नहीं पता चलता है इन दैट केस क्लेम पे नहीं भी होने के चांसेस है, ये आपको ध्यान रखना है। बट मोस्टली सारे हॉस्पिटल, फिर बोल रहा हूँ, मोस्टली सारे हॉस्पिटल, और आपके पास देखना चाहते हो लिस्ट कौन सी है? कुलदीप, एग्जैक्टली कुलदीप, एक काम करना है आपने ना सर, एक जस्ट छोटा सा प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे हम इसमें। कुलदीप, आप ना महीने में एक बार उस लिंक पे जाकर नेटवर्क हॉस्पिटल्स की लिस्ट डाउनलोड कर लो। लिस्ट डाउनलोड करके ना उसका एक PDF बनाओ और सबको WhatsApp पे भेज दो, वो ग्रुप में डाल देंगे, तो आपके पास हमेशा वो चीज़ अवेलेबल रहेगी। अब बात आती है आपकी, जो आपका सवाल है कि आपको नहीं पता, आप उस हालत में नहीं है, फैमिली को नहीं पता। आप जब एक बात बताओ, जब आप 2 दिन नहीं आते हो तो तीसरे दिन या तो आप ऑफिस से या आप ऑफिस में फ़ोन करके नहीं बताते हो कि आप नहीं आ रहे हो? बताते हो ना? अब मैं उस स्थिति पे भी जा रहा हूँ, टूट गया, खराब हो गया, आप 2 दिन के बाद तीसरे दिन तो आपको कंपनी से फोन आ जाएगा ना कि आप नहीं आए हो, नहीं फोन लग रहा है,
ऑल्टरनेट नंबर आपने दिया हुआ है फैमिली के पास, किसी दोस्त या जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उनको तो किसी ना किसी को खबर होगी। अब मैं ये भी मान लेता हूँ कि वो खबर भी नहीं होती है। आईडी कार्ड पर होता है सर इमरजेंसी नंबर हर एम्प्लॉय के, हमने दिया हुआ है हमने दिया होगा। सर। सबका ब्लड अब टेस्ट एक ऑप्शन ऑलरेडी आ गया है जो करने का है, और सबका ब्लड टेस्ट भी करवाया और ग्रुप भी छापा है। ग्रुप भी छाप दिया। आपने डेट जब आप अपना, हमने बेसिकली कहां से लिया, हमने सर आपके रिपीट आधार से लिया। करिए, सर रिपीट करिए सर क्वेश्चन। इनका ये सवाल है कि डेट ऑफ बर्थ मोस्टली गलत लिखी हुई है, एज गलत लिखी हुई है। अगर एज गलत लिखी हुई है तो आप सबके लिए है ये चीज। अब अगर किसी के कार्ड पे उसकी एज गलत लिखी हुई है, इमीडिएटली आपने कुलदीप को कांटेक्ट करना है और अपनी करेक्ट डेट ऑफ बर्थ शेयर करनी है। कुलदीप मेरे साथ जैसे शेयर करेंगे हम 3 वर्किंग डेज के अंदर आपको ये करेक्ट करवा के दे देंगे। अगर आपके पास गलत है प्लीज सब आपके पास कुलदीप अपने कार्ड की कॉपी दी है किसी को? आप किसी का भी कार्ड एक एग्जांपल करके चेक करके देख लेते हैं सर। हाँ जी, कुछ कुछ कार्ड पे सर मंथ लिखा होता है, सिर्फ ईयर लिखा होता है। सौरभ सागर, सौरभ सागर है सर यार, सौरभ है यहाँ पर? सौरभ नहीं है। अच्छा, हाँ ऊपर क्यों बैठा हो? निकाल लेते हैं एक। क्या बात है, अरे ऐसा क्या हो जाएगा? मस्त लोग हैं यार। इतना जरूरी काम चल रहा है, लोगों को फिक्र ही नहीं है। राहुल ये ऊपर कौन पहली बार क्या है विपिन? क्यों बैठे? विपिन विपिन आपकी जो आपका कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ आ रही है, आपकी एज आ रही है 22 साल, क्या ये सही है? अब यहाँ पर किसी की डेट ऑफ बर्थ सही नहीं आ रही हो, किसी की उम्र सही नहीं आ रही हो, प्लीज आप अपने आधार इमीडिएटली आधार कुलदीप को भेज के मेरे पास भिजवा दीजिए ताकि आपकी डेट ऑफ बर्थ सही हो जाए और आपको इस चीज से परेशानी ना हो। ठीक है, क्या मैं आपके सवाल का जवाब दे पाया हूँ? ठीक है, हाँ बैठ जाओ। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी को डेट गई हुई है अगर वो सही है तो आप अगर आज 20 के हो और कल आप 21 के हो जाते हो। डीओबी कहीं से लिख के नहीं आती है, डीओबी हमारे पास कहां से आती है? डीओबी हमारे पास ऑफिस से आती है जहां पर आपके आधार नंबर से हम डीओबी पकड़ते हैं। अगर आपका डीओबी आधार पे ही गलत है, अगर इररिस्पेक्टिव में चेंज हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस कंपनी इतना कंसिडरेट रहती है कि अगर पॉलिसी के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ चेंज हो रही हो तो अगले साल तक आपकी डेट ऑफ बर्थ एज एज ऑफ लास्ट बर्थडे दी जाती है। रोहित को सब पढ़ा लिखा एज एज ऑफ लास्ट बर्थडे लेने पे आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को कभी मना नहीं करती है। अब मैं जवाब दे पाया हूँ? क्या हो गया? मेरे साथ तो हुआ है। जी सर। एक आपको बताना है कि बाइक चलाते वक्त अगर हेलमेट नहीं है, शूज नहीं है या जो भी उसके रूल्स होते हैं हाँ जी सर। वो एक बार सबको क्लियर करा दो कि इस केस में फिर क्लेम ना होने का चांसेस बन जाएगा। सर जो ड्राइविंग के बेसिक नॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं, बाइक में बहुत कॉमन सा रूल है कि आप चप्पल पहन के बाइक नहीं चला सकते हो। कितना जन को ये पता है? सर अब आप ये देख लो इनमें से कितने लोग चप्पल पहन के अभी आए हैं। बाइक पे बस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। यहाँ मैं हाथ खड़े कर दूंगा कि मैं आपका क्लेम नहीं करा सकता अगर ऐसी जरूरत आती है। सर आप उसके बाद मेरे को डांटोगे नहीं सर। किन किन केस में सर आप हाथ खड़े कर दोगे वो इम्पोर्टेंट? हाँ वो बता दो वो सबको। बताओ। जब मैं एक हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोस्पेक्टिव से बात करता हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी कवर नहीं होती हैं। अगर किसी को शराब पीने के बाद या शराब पीने की लत लगी हुई है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और उसके कारण उसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है तो क्लेम कभी पेबल नहीं होएगा। लत की बात ये होती है कि दिन में अद्धा पौआ बिना उसके गाड़ी नहीं हो रहा, एक्सेलरेटर ही नहीं चल रहा है। अगर ऐसी कोई स्थिति है, भाई साहब अपना कार्ड वापस कर दो, आपकी जगह दूसरे को किसी को दे देते हैं, उसके यूज में आ जाएगा, आपको क्लेम नहीं मिलेगा।
इंपॉर्टेंट चीज, इसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कभी पॉलिसी में कवर नहीं होती हैं। वो कंडीशंस 5-6 कंडीशंस होती हैं, उसकी एक लिस्ट छोटी सी मैं आपको शेयर करूंगा जो आपने व्हाट्सएप पे सबको देनी है, और उसमें एक कॉमन कंडीशन आती है। अब वो कॉमन कंडीशन हो गई है क्योंकि बहुत से लोगों को डिटेक्ट हो रहा है, वो है एड्स। अगर इस तरीके की कोई कंडीशन हुई तो क्लेम पेबल नहीं होएगा। हाँ, कंडीशंस क्या पेबल होती हैं? आपकी पॉलिसी में डे 1 से सारे कवरेजेस हैं। किस तरीके के कवरेजेस हैं? 24 घंटे से ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन के या डे केयर में, ये चीज मैं बता चुका हूं, बट फिर से एक चीज बता रहा हूं कि अगर आपने हॉस्पिटल जाने से पहले आपको ये श्योर नहीं है और हॉस्पिटल में जाके आपको बार बार ये बोला जाता है कि कार्ड है तो एडमिट हो जाओ, बस क्लेम के चांसेस आप अपने आप कम करवा रहे हो और आप अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हो। बिल्कुल पूछो। उस केस में इंश्योरेंस कंपनी कंसिडरेट होती है और आपको क्लेम। ये कहना था कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है और अननोन बंदा ऐसे बंदे को लेके जाता है जो नेटवर्क में नहीं होता है, उस केस में क्या होता है? इंश्योरेंस कंपनी कंसिडरेट किस तरीके से होती है कि एक्सीडेंटल केस है और सरकार का नाम है कि आप नियरेस्ट पॉसिबल हॉस्पिटल में लेके जाना होता है, और ट्रीटमेंट दिलाने के बाद जब वो स्थिति में आ जाता है कि अब बड़े हॉस्पिटल में ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, तब तक का खर्चा इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, और उसके बाद जब बड़े हॉस्पिटल में, नेटवर्क हॉस्पिटल में फिर आ जाता है तो वो वैसे ही पे होता है। क्या मैं सवाल का जवाब दे पाया हूँ आपको सर? एक ये होता है कि लोग बोलते हैं कि यार हमारे पास ऑलरेडी हमारा हेल्थ इंश्योरेंस है, ये तो दूसरा हो गया, या ऑलरेडी एक्सीडेंट पॉलिसी है, दूसरी हो गई। जब हेल्थ इंश्योरेंस की बात आती है और 2 हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होती है, कितने लोगों के पास यहाँ पर अपना हेल्थ इंश्योरेंस भी है? आपके पास। और किसी के पास अपना हेल्थ इंश्योरेंस? आपके पास नहीं है। आपके पास अपना हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास है। अब आप लोग के लिए एक फायदा है इसमें, वो ये फायदा है कि यहाँ से हमने 3 लाख रुपए का कवर दिया हुआ है। 3 लाख कवर करने के बाद अगर आपको और 20,000, 25,000, 1 लाख, 2 लाख की और की जरूरत पड़ती है तो आप अपनी वाली पॉलिसी से उसके अलावा कंटिन्यूएशन में ले सकते हो ये चीज। पर हाँ, मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि आप पॉलिसी में से यहां से ड्रॉप हो जाओ, नहीं तो सबकी सब पॉलिसी ड्रॉप हो जाएगी। है तो सबके लिए है, नहीं है तो किसी के लिए नहीं। सिलेक्शन एक पॉलिसी में नहीं हो सकता। उसमें एक इनके फायदे में ये होता है, एक और जो मुझे पता है कि अगर हॉस्पिटलाइजेशन आ गया तो खुद का पॉलिसी टच मत करो, जो क्लेम है कंपनी से पहले ले लो, ताकि आपका जब रिन्यूअल का बोनस आया, अपना प्रीमियम आएगा ना, तो उसमें बोनस ऐड होकर आपका प्रीमियम कम हो जाएगा। अब प्रीमियम कम नहीं होता, वो पॉलिसीज खत्म हो गई है जहाँ पहले प्रीमियम कम हाँ, ये होता था। अब जो रहता है सम इंश्योर्ड बढ़ जाता है पॉलिसी में। ओके, कवरेज बढ़ जाता है। ऐसा नो क्लेम बोनस है। आपकी कौन सी कंपनी से पॉलिसी? आयुष्मान कार्ड है। वो आयुष्मान कार्ड जो है बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कार्ड है। और मैं एक चीज बता दूं, क्या नाम है आपका पहले बताओ? विशाल। सब विशाल के लिए एक बार ताली बजा दीजिए जरा। वो इसलिए ताली बजा दीजिए क्योंकि आयुष्मान जो है, कितने पैसे लगते हैं आयुष्मान के लिए विशाल? 20 रुपए। 20 रुपए में आपको 5 लाख रुपए का कवरेज है। बस सबको लेनी चाहिए ये चीज, बहुत बेनिफिशियल है। हाँ, क्यों नहीं आया? किसी भी बैंक में जाके अप्लाई कर दो। आप जाओ और वो मना करे ना तो बैंक का नंबर लेके मेरे को दे दो, फिर सीधा कंप्लेंट होती है। कोई भी बैंक जो है आपका आयुष्मान भारत का आपका कार्ड नहीं मना कर सकता है। बट गुड विशाल, बहुत अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया, शाबाश। और बताइए सवाल। हाँ सर, दूसरा वो था कि एक्सीडेंट इंश्योरेंस 2 है तो क्या होगा? एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 2 है तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो रहता है वो एक जगह से मिलेगा सर, जिससे आप क्लेम करोगे। ऑफिस से क्लेम करोगे तो ऑफिस से क्लेम करोगे, पर्सनल पॉलिसी से, क्योंकि 2 जगह सेम चीज की इंडेमनिफिकेशन नहीं हो सकता। डेथ में भी नहीं सर? हेल्थ में है, डेथ में भी नहीं। इसमें डेथ के केस में इंश्योरेंस कंपनी कंसीडर करती है सर। हाँ, दे डू सर, बट अगेन केस टू केस बेसिस एंड ऑन व्हाट सारे ग्राउंड्स को मॉनिटर करती है सर। और उसमें सबसे बड़ा ग्राउंड आ जाता है आपकी इनकम सर, कि आपकी कितनी इनकम है, क्या वो इनकम दोनों जगह की पॉलिसी को जस्टिफाई कर रही है सर। कंसिडरेशंस होते हैं, बट अगेन केस टू केस बेसिस सर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। इट इज 100 टाइम्स मंथली इनकम ना। एक वो बेस असम्पशन लिया हुआ है, क्योंकि जितनी बड़ी अच्छी कंपनीज हैं वो 3 टाइम्स एनुअल CTC देती हैं।
वो इसलिए भी देती है क्योंकि कुछ ऐसे कोर्ट में अवार्ड्स आए हैं जहां पर वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी में इस तरीके के कंपनसेशन पे हुए हैं। अब वो किन कंडीशंस में हुए हैं वो केस लॉज बताएंगे, वो डिटेल में बताएंगे, वो चीज पढ़ के समझ में आएगी। मैं अगर चीज बोल भी दूं तो भी उससे कॉन्ट्ररी हो सकती है सर। तो वर्कमेंस कॉम्पेंसेशन इज हाउ डिफरेंट, व्हाट इज ईएसआई, फर्क क्या है? यहाँ पर ईएसआई में लोग कवर्ड नहीं है, उस केस में हम वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी देते हैं टू प्रोटेक्ट द एम्प्लॉयर लाइबिलिटी सर, क्योंकि एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉई है जो आपने अभी ये पॉलिसी देके पूरी कर ली है। बट स्टिल अगर कल को लिटिगेशन कुछ होता है और कोर्ट आपको अवार्ड करता है ज्यादा कंपनसेशन, देन अ वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी कैन कम हैंडी टू यू सर। ओके जी बताइए। एक्सीडेंट के मामले में जो ड्रिंक है, अगर 2 दिन पहले पियर ब्लड में आ रही है फिर क्या होगा? फिर आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जिस दिन आप एक्सीडेंट हुआ है आपने उस दिन नहीं पी है 24 घंटे। मुश्किल तो है पर नामुमकिन नहीं है कुछ भी, ये बता सकता हूँ। आप अगर अपनी तरफ से सही हो, एक फिक्स क्वांटिटी मेजर की गई है, वो है बेसिकली ऑनेस्टली मेरे को भी वो ध्यान नहीं है, पर इस चीज पे मैं जवाब आपको जरूर कुलदीप के थ्रू जरूर दूंगा। और सवाल बताइए। हाँ जी। एक्सीडेंटल के केस में आपको 3 चीजों के क्लेम मिलते हैं। एक होता है डेथ का क्लेम होता है, दूसरा होता है डिसेबिलिटी का क्लेम होता है, और तीसरा होता है टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट। जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो आपका जो रहता है, अगर इंजरी इस तरीके की है विच इज बेसिकली अ पार्शियल डिसेबलमेंट, तो इन दैट केस आपका क्लेम मिलता है। और इसमें भी हमने, जितना मेरे को ध्यान है सर, पॉलिसी में हमने 40% मेडिकल एक्सटेंशन लिया हुआ है। हाँ। तो अगर आप हॉस्पिटलाइजेशन आपका होता है उस केस में एक्सीडेंटल पॉलिसी में आपको 40% तक टोटल खर्चे का उसी पॉलिसी में से पे हो जाता है, बाकी आपका मेडिक्लेम में से तो पे होता ही होता है सर। अगर एडमिट नहीं हुआ है तो तब नहीं पे होएगा अगर कोई इस तरीके की डिसेबिलिटी नहीं है जिसको हम पीटीडी पार्शियल टेम्पररी टोटल पार्शियल टेम्पररी डिसेबलमेंट में नहीं लेके आ सकते, और वो कंपनी ने डिफाइन किया हुआ है कि किन चीजों को हम पीटीडी में ले सकते हैं। अब इस केस में क्या हुआ होगा, जब बंदा नहीं एडमिट हुआ क्या हुआ था एग्जैक्टली, आपने कोई बताओ? अगर प्लास्टर लगा के घर भेज दिया था तो क्लेम पेबल हो सकता है, अगर ये बेसिक सारी कंडीशंस मीट हो रही हो, ये पीटीडी में जाएगा, क्लेम जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अगर उसके पास है पॉलिसी, ई पॉलिसी नहीं जाएगा। आकाश का केस है ना दिव्या, आकाश दीप सिंह का ना, अगर वो हमारी पिछली पॉलिसी जस्ट एक्सपायर हो गई थी और बीच में रिन्यूअल के गैप में हुआ ये। जो काम करते हैं उसको ऑफ द रिकॉर्ड ले लेते हैं, उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं एक बार। अब यहाँ पर एक चीज सर, यहाँ पर एक चीज, ये आपका क्या नाम है? नितिन पूछ रहे हैं कि, नितिन आपने क्या पूछा, एक बार फिर से पूछिए। सर ये पॉलिसी जो है ये घर टाइम भी है या ऑफिस टाइम के लिए है? वेरी गुड क्वेश्चन। 24 आप घर टाइम हो या ऑफिस टाइम हो, ये दोनों पॉलिसीज पूरा कवर करते हैं, तो आप निश्चिंत हो सकते हो उस चीज से। एक्सीडेंट के केस में घर पे एक्सीडेंट हो या बाहर एक्सीडेंट हो, या बीमारी के केस में वो घर पे भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है, और उस केस में बीमारी में एकदम से हुई और एकदम से हॉस्पिटलाइजेशन, जहाँ पर हार्ट अटैक वगैरह हुआ तो समझ में आता है, या स्ट्रोक हुआ तो समझ में आता है, वरना जनरली किसी ना किसी को फॉर्म में पता चल जाता हो, फिर हॉस्पिटलाइजेशन। और सवाल पूछिए। विनोद सर, एडमिट होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी ट्रीटमेंट की एक लिमिट डिसाइड करती है। सॉरी, एक लिमिट आती है इंश्योरेंस कंपनी आप की लोग तरफ की से पॉलिसी में 3 ट्रीटमेंट। लाख रुपए लिमिट है। नहीं, ट्रीटमेंट की एक अलग से लिमिट देते हैं वो हॉस्पिटल को। हमारी पॉलिसी में किसी भी तरीके की कोई सब लिमिट क्लॉज नहीं है। रूम चार्जेस वगैरह रूम चार्जेस जो है आप मैक्सिमम 5,000 रुपए तक का रूम अपनी पॉलिसी में ले सकते हैं। 5,000 रुपए के ऊपर जो है आपको अपने पास से पे करना पड़ेगा रूम के चार्जेस। 5,000 रुपए तक का आप रूम ले सकते हो पर डे। यथार्थ में क्या है बेड, किसी को आइडिया है? 6,500। 6,500 किसका? रूम का? हाँ, मिनिमम। हाँ, मिनिमम वाला नहीं सर,
नहीं मिनिमम कम है। मिनिमम जो है 2,000 रुपए है सर। सुपर 2,000 रुपये और उसका CCU कुछ 13,000 रुपये है। सर CCU और ICCU के केस में जो रहता है वो 2% हो जाता है, मैक्सिमम अप टू 10,000 रुपीज सर। ओके, बट 2% ओनली ना, 2% ओनली सर। तो वो अटक जाता है। ठीक है। हाँ जी, वीकली कंपनसेशन आपको तब मिलता है जब आप अपनी कोई भी दिनचर्या डेली की पूरी थोड़ा नहीं सा कर सकते पंखे हो। के नीचे आ जाओ। किसी का एक्सीडेंट हुआ, वेरी गुड क्वेश्चन। वीकली कंपनसेशन जो है हमारी पॉलिसी में है 2%, और उसमें 2-3 और क्लॉज हैं। अब वो डिपेंड करता है आपकी सैलरी के ऊपर कि आपकी सैलरी कितनी है, उसके ऊपर इंश्योरेंस कंपनी कितने दिन एडमिट रहे हैं, कितने दिन बेड पे रहे हैं, उस पर डिसाइड करते हैं। ऑन एन एवरेज आप ये मान के चलो वीकली कंपनसेशन आपके केस में 1500 से 2,000, 2,500 रुपए तक का आ सकता है। बट यहाँ पर एक क्लॉज है, वो क्लॉज ये है कि वो जो चीज है वो मैं नीरज जी से अलग से डिस्कस करूंगा, वो नीरज जी आपको बताएंगे। बिल्कुल ठीक है सर, ये वो चीज है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, वेयर इन इट वाज ऑन द टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी पेरोल। दैट इज नॉट दैट एप्लीकेबल। इज नॉट एप्लीकेबल सर। और पूछो, हाँ पूछो। भाई पड़ोसी कितना आपका साझेदार है ये बताओ। 3 लाख रुपए तक का एज अ कंपनी हम पे करेंगे, उसके बाद आपको अपने से पे करना होगा या किसी पड़ोसी को पकड़ना पड़ेगा। देखो ना जरूरत पड़े, मेरी आपको बेस्ट विशेष है, बट 3 लाख रुपए तक इंश्योरेंस कंपनी की लिमिट रहती है। उसके ऊपर या हमको खुद अरेंज करके रखना पड़ेगा, या हमको फैमिली के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, या अपने बैंक अकाउंट में रखना पड़ेगा, या किसी से मदद लेनी पड़ेगी। मेरा ये कहने का मतलब। और सबसे पहले हम पड़ोसी को ही पकड़ते हैं। ठीक बताइए माइक लगाओ, माइक। सर, मेरे से ESI के बारे में जानकारी चाह रहे हैं, वो मैं नीरज जी की तरफ बोलूंगा। ESI भी तो पता है। सवाल क्या है? ESI के बारे में जान। ठीक है, मैं भी पता करके बताऊंगा। हाँ, जो नहीं मालूम ESI मैं नहीं डील करता हूँ। वो पता कर लेंगे, एक्सपर्ट ले आएंगे और पूछ लेंगे। फायदा है कि आप सर, सबसे repeat। पहले आयुष्मान में सर्विसिंग आपको खुद देखनी पड़ती है। यहाँ क्लेम आ जाएगा तो मैं आपकी मदद के लिए खड़ा हूँ। वो ऑनलाइन पोर्टल पे होता है सर नमस्कार। सर वो ऑनलाइन रजिस्टर्ड होता है पोर्टल पर। हाँ बिल्कुल होता तो है। उसमें जहाँ तक मुझे पता है तो उसमें इतना रिस्क नहीं आपने आज होता तक अपना कार्ड बनवाया है? है। आयुष्मान कार्ड है सर। आयुष्मान का कार्ड है, हाँ, लेकिन कभी अभी क्लेम तक लेके ऐसा कुछ देखा है? अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। कभी लेकिन कभी ऐसी मेरे जरूरत साथ पड़ेगी तो सर हुआ है और लोगों पे हुआ है, लेकिन उनका ऑनलाइन पोर्टल पे होता है, हो जाता है, क्लेम हो बिल्कुल हो जाता है। सकता है, कोई परेशानी नहीं जाती है उसमें भी। 30 रुपए जा रहे हैं, मैं आपको 200 रुपए क्यों दूंगा? हाँ? मेरे को मंथली 200 रुपए कट रहे हैं, हाँ, मैं 20 रुपए क्यों दूंगा? किसमें? अब यहाँ पर आप ऐसा है सर, यहाँ पर एक सवाल है कि मैं आयुष्मान में मैं 20 रुपए कट रहे हैं और यहाँ पर मेरे 200 रुपए कट रहे हैं, मैं यहाँ क्यों दूंगा सर? बिल्कुल। हाँ। यहाँ पे जैसे हमारी बात हुई थी कि मैं कुछ एम्प्लॉइज को बाहर नहीं रख सकता। नहीं कर सकते, एग्जैक्टली। या तो सबका होगा या किसी का किसी नहीं को होगा नहीं वाला होगा। सीन था। अब क्योंकि वो यहाँ पर कंपनी का selection नहीं नियम हो है, सकता है। कंपनी का नियम है, हमारे हाथ में नहीं है फैसला। हम कभी भी किसी एक बंदे के लिए, अगर मैं चाहूँ कि आज आप 10 बंदे बोलो कि मैं 10 बंदों के लिए पॉलिसी चाहूँ कंपनी में, और मेरे पास 200 बंदे हैं, इंश्योरेंस कंपनी को जिस दिन पता चल जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी सिलेक्शन पे पॉलिसी बंद कर देगी, प्रीमियम अपने पास लेके अलग से रख लेगा। और मैं ये कर सकता हूँ कि इनका पेरोल निकाल दूं कंपनी से, किसी और पेरोल पे डाल दूं, तो इनके हाँ। 200 बच जाएंगे। बिल्कुल बच जाएंगे सर। वो ऑप्शन है मेरे पास, ओपनली बता रहा हूँ सबको। और बताइए। हाँ जी, और सवाल? ठीक, हाँ ना बिल्कुल नहीं, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। सर सवाल क्या था? घर में ठीक रहा। एज, जब हम प्रीमियम लेते हैं तो हम प्रीमियम में आपकी एज कंसीडर करते हैं, तो जिनकी एज ज़्यादा है उनके लिए प्रीमियम भी हम ज़्यादा लेते हैं, बट स्टिल जब हम बात करते हैं सबकी, तो सब एज अ टुगेदर हो जाता है, एक साथ हो जाते हैं, तो फिर प्रीमियम हम उस हिसाब से करते हैं, एवरेज हो जाता एवरेज आउट कर देते हैं। जी
अभी नहीं, अभी नहीं सर अभी- रिपीट सर ये बोल रहे हैं क्या 3 लाख से ज्यादा का हम क्या कवर इंक्रीज करा सकते हैं? मैंने कहा नहीं सर, अभी नहीं करा सकते। पर्सनल अपना अलग से ले लो। पर्सनल अलग से आप ले लो, और अगर उसमें चाहिए मदद, मेरा नंबर कुलदीप से ले सकते हो, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, उसमें कोई परेशानी नहीं है। और बताइए सर, सवाल जवाब और किसी से कोई सवाल? सब आपके साथ। हाँ जी, बताओ। हाँ विनोद। हाँ जी, क्लेम सेटलमेंट में कितना टाइम? अगर हॉस्पिटल में हो तो कैशलेस भी हो जाता है, और अगर रीइंबर्समेंट पे जाते हैं तो 10 से 15 दिन के अंदर क्लेम सेटल हो जाता है। इंश्योरेंस कंपनी का टैट होता है 15 दिन का, 15 वर्किंग डेज। कितने लोगों को नहीं पता है कि कैशलेस मतलब क्या? कैशलेस कैशलेस का मतलब होता है कि जब आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो, इंश्योरेंस कंपनी का वहाँ पर टीपीए डेस्क ऑलरेडी रहता है, मतलब हॉस्पिटल का टीपीए डेस्क रहता है, और हॉस्पिटल का टीपीए डेस्क जाता है, वहाँ जाके अपने पेपर्स जमा करते हो, वो पेपर्स इंश्योरेंस कंपनी के पास भेजते हैं, और उनके पास ये फैसिलिटी कैशलेस में है कि आपको अपने पास से पैसे देने की जरूरत नहीं है, आपका क्लेम सेटल होएगा। क्लेम सेटल होने का मतलब ये है कि आपने जो भी वहाँ पर हॉस्पिटल में खर्चा पे किया है, डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल को पैसे दे देती है, जो भी आपके एक्सपेंसेस हुए हैं उस पर, और इसका ये होता है कैशलेस का मतलब। और रीइंबर्समेंट का मतलब ये होता है कि आप वो हॉस्पिटल जो है नेटवर्क पे नहीं है, या नेटवर्क पे है भी और वहाँ पर आप नहीं ले पा रहे हो, और आप अलग से अपने जाके बिल जमा कर रहे हो, बिल जमा करने के बाद आप सारे बिल्स हो गए, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन हो गए, टेस्ट रिपोर्ट हो गई, ये सब जमा कर रहे हो, और फिर इंश्योरेंस कंपनी उसको असेस करके रीइंबर्समेंट में आपके सीधा अकाउंट में पैसे भेजती है, पर पहले उसमें पैसे आप अपने पास से खर्च करते हो। रीइंबर्समेंट का मतलब ये होता है। सर 15 दिन 50 वर्किंग डेज तक का टैट रहता है, कई बार ज़्यादा भी हो जाता है। वो ज़्यादा इसलिए होता है कि कई बार आप डॉक्यूमेंट्स पूरे जमा नहीं करते हैं, इसलिए वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। उस टाइम डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट रहती है, वो लिस्ट ऑलरेडी शेयर्ड के पास है, आप उन्हीं से ले सकते हो। सर एक और ड्राइविंग लाइसेंस वाला था ना, जी। कुछ लोग बाद में ज्वाइन किया, उससे बड़ा इशू ना हो ही रहेगा। अगर किसी के लोगों के पास डीएल नहीं है, अगर किसी के पास डीएल नहीं है तो आप ये मान सकते हो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, और स्लीपर चप्पल पहन के, सैंडल पहन के नहीं बिना चलना। हेलमेट के, स्लीपर चप्पल के अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो भी क्लेम पेबल नहीं होता है। ये मोटर व्हीकल्स एक्ट में चीजें लिखी हुई हैं। नहीं, बिना हेलमेट के नहीं होता, बिना चप्पल के नहीं होता। नहीं, चप्पल पहन के किया तो नहीं होता, उल्टा है। सर चप्पल पहन के भी आप ले, चक्कर ये है कि आप क्लेम मिल सकता है, बट अगर वायलेशन है किसी भी एक्ट का तो इंश्योरेंस कंपनी उस पर आ जाती है, और इंश्योरेंस कंपनी क्लेम जनरली मना कर देती है। फिर लड़ो, फिर लड़ो। फिर लड़ो, फिर लड़ो। जो चीज एक्ट में नहीं है वो सबके लिए एप्लीकेबल है सर। भाई लोग, जिस जिसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना, या तो बाइक चलाना छोड़ दो। डीएल वीएल सब कंफर्म कर लो, बाद में ये ना हो यार मेरा एक्सीडेंट हाँ हो जी। गया और डीएल नहीं है, सबके बाद देख लो। एक्सीडेंटल भी है और हेल्थ इंश्योरेंस भी है। हाँ हाँ, वो पैसेंजर के लिए नहीं आपके हेल्थ इंश्योरेंस में है और नहीं आपके एक्सीडेंटल पॉलिसी में है, वो आपकी जो बाइक की पॉलिसी रहती है उसमें रहता है। हाँ दिनेश, शांत हाँ। रहो सब लोग, सुनो ना जरा। ठीक है, जरूरी नहीं है, कंपनी डिसाइड करेगी कि हम किसको देंगे किसको नहीं देंगे। यहाँ पर आपकी कंपनी ने डिसाइड किया है कि आपके लिए ही एज एन एम्प्लॉय आपके लिए कवरेज है। आप अगर दोनों एम्प्लॉय हो तो दोनों अलग अलग पॉलिसी उसी पॉलिसी में कवर्ड है। हाँ ठीक है, बिल्कुल है एप्लीकेबल। फिर उस केस में, क्योंकि वो गाड़ी नहीं चला रहा है, वो बैठा हुआ है। वो बैठा हुआ है। मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मैं गाड़ी में बैठा हुआ क्योंकि मेरा गाड़ी ड्राइवर चला रहा है, इसलिए मैंने ड्राइवर को रखा हुआ। कल को एक्सीडेंट हो जाए तो भी claim अगर चलाने वाले के पास लाइसेंस नहीं और बैठने वाले के पास है, पीछे बैठने वाले, नहीं मिलेगा क्लेम सर। किसका नहीं मिलेगा, किसका मिलेगा? जिसका ड्राइविंग लाइसेंस, जो गाड़ी चला रहा है और उसके पास लाइसेंस नहीं है तो क्लेम नहीं मिलेगा सर। पर पीछे वाले को चोट लगी पीछे तो वाले को भी उस केस में इंश्योरेंस कंपनी फिर इवैल्यूएट करेगी कि देना है कि नहीं देना है सर। वहाँ सब्जेक्ट टू कंडीशंस आ जाता है सर। पता था कि नहीं था वाला। अगर उसको पता था कि ये चीज हुई है, उसके पता है कि आज यहाँ पर 10 लोग बैठे हुए हैं, सबको आइडेंटिफाइड है कि
भाई किसका लाइसेंस नहीं है, मैं फिर भी उसके साथ बिना लाइसेंस वाले के साथ जा रहा हूँ, तो मैं जानबूझ के करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी क्लेम मना कर देती है। और बताइए सर, मोस्टली लगता है सारे सवाल हो गए हैं, लोग थक गए हैं। और कोई सवाल हो तो अलग से पूछ लेना, हम लोग एक क्वेश्चनर भेज के मैं जवाब मंगा के बता दूंगा आपको। ठीक है जी, Fine. थैंक यू so much sir, thank you. धन्यवाद, थैंक यू।